नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र नागर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने थारमनोस्तर पढ़ा था, साथ ही भारत के जो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो अरब सागर के द्वीप हैं लक्षद्वीप, उनको पढ़ा था। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साथियों अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम भारत की नदियों के तंत्र को पढ़ेंगे। जो हमारी हिमालयी नदियां हैं और पूर्वी नदियां हैं, वो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं, अंत तक मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल लिखूंगा भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, तो साथियों इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले जो हम नदियों का तंत्र पढ़ेंगे पूरा, उसको शुरू करने से पहले जो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब बाद में हम चीज़ें आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लिंक कर पाएँ। ठीक है, चीज़ें एक दूसरे से लिंक होंगी तो आपको ठीक ढंग से समझ आएंगी, वरना बाद में फिर उनको कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो होती है साथियों कि अफवाह तंत्र क्या है। ठीक है, अफवाह तंत्र क्या होता है उसके बारे में उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले उसको ही समझेंगे कि अफवाह तंत्र क्या है। सही है, अफवाह तंत्र। तो साथियों जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई नदी बह रही है, फिर उसकी सहायक नदी है उसमें मिल जाएंगी आकर। यानी एक तो मेन स्ट्रीम हो गई जो मुख्य नदी है, सही है, किसी भी नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है एक मुख्य नदी होगी, फिर उसमें सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी। तो एक नदी तंत्र विकसित होता है, किसी क्षेत्र में नदी तंत्र विकसित होता है या नदियों का जाल विकसित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भाई कि नदियों का तंत्र, सही है, या जाल। क्या साथियों? नदियों का तंत्र या जाल जिससे धरातलीय जल प्रवाहित होता है। सही है, किसी क्षेत्र का धरातलीय जल प्रवाहित होता है, धरातलीय जल प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे उसको? अफवाह तंत्र बोलेंगे। ठीक है, उसको हम अफवाह तंत्र बोलेंगे। अगली जो हमारी डेफिनेशन है साथियों वो है अफवाह द्रोणी की, जिसे नदी द्रोणी हम बोल देते हैं। नदी द्रोणी भी इसका दूसरा नाम है, अपवाह द्रोणी, या इसे नदी द्रोणी भी हम बोल सकते हैं। अब ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। पहले हमने नदी की बात की, नदी के तंत्र की बात की। नदी के तंत्र जो पूरे नदी है एक मेन स्ट्रीम, उसमें सहायक नदियाँ आकर मिल रही हैं, उससे जो जाल क्रिएट हो रहा है, जो एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। लेकिन जिस क्षेत्र में वो जो नई तंत्र है वो पानी बहा रहा है, पानी का प्रवाह जिस क्षेत्र में हो रहा है, उसको ही बोला जाएगा अफवाह द्रोणी। ठीक है साथियों, अफवाह द्रोणी उसको बोला जाएगा यहाँ पर, अफवाह द्रोणी। सही है, तो किसी नई तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को बोलेंगे हम अफवाह द्रोणी। सही है, तो किसी नदी तंत्र द्वारा सही है, किसी नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? अफवाह द्रोणी या नदी द्रोणी। सही है, उसको हम क्या बोलेंगे? या तो हम अफवाह द्रोणी बोल देंगे, या इसके लिए दूसरा जो शब्द प्रचलन में है साथियों, नदी द्रोणी। सही है, नदी द्रोणी, ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे नदियां कई बार कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। सही है, वो उनके बहने के जो उनका जो बहने का पैटर्न है, सही है, वो जो बहती हैं उनके जो पैटर्न है वो क्रिएट करती हैं, वो
उच्चावच के हिसाब से बहती हैं, सही है, उच्चावच के हिसाब से ढाल के अनुसार बहती हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो पश्चिमी, हमारा जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है, तो उसी ढाल के अनुसार जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो हमारी दक्षिण की नदियां हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, ये ढाल का अनुसरण करती हैं, उच्चावच का अनुसरण करती हैं। उसी प्रकार एक शब्द आता है, एक अगली डेफिनेशन जो हमारी आती है साथियों, वो है जल विभाजक की। इसके बारे में लिखेंगे जल विभाजक क्या, ठीक है, जल विभाजक, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दो नदी द्रोणियों को विभाजित करने वाली उच्च भूमि, ठीक है, दो नदी द्रोणियों को, दो नदी द्रोणियों को विभाजित करने वाली उच्च भूमि। अब उच्च भूमि से यहाँ क्या मतलब, उच्च भूमि या तो कोई पठार हो सकता है या कोई पर्वत हो सकता है, ठीक है। उच्च भूमि, विभाजित करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, जल विभाजक यहाँ पर बोला जाएगा, जो किन्हीं दो नदी द्रोणियों को विभाजित करेगी, अलग अलग करेगी, दो भागों में उसको बांट देगी, जल विभाजक कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर, अगर आप इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक नई तंत्र यहाँ पर एक ये बना हुआ है, ठीक है, दूसरा एक नई तंत्र ये बना हुआ है। यहाँ पर एक मेन स्ट्रीम रिवर जा रही है, मुख्य नदी, साथ में इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां आकर मिल रही हैं यहाँ पर, सही है। तो ये अलग अलग है, एक भाग दूसरी नई तंत्र का, एक अलग नई तंत्र का, ठीक है। यहाँ पर दो नई द्रोणियां आपको दिख रही हैं, एक तो ये वाली, एक ये, इसको ए या मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो दो नई द्रोणियां यहाँ पर अलग हो रही हैं। किसके बीच में एक ऊंची भूमि आ गई है, इसको पठार बोल सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ढाल ज्यादा तीव्र है तो इसको पर्वत की श्रेणी में रखेंगे। किसकी श्रेणी में साथियों, पर्वत की श्रेणी में। ढाल अगर मंद है तो उसको हम पठार बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम पठार यहाँ पर बोल सकते हैं, आप जैसा इस पिक्चर में इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर प्लेट्यू की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी, प्लेट्यू, पठार की बात हो रही है। तो जो ऊंची भूमि है बीच में, वो इन दोनों नदी तंत्रों को, दोनों नदी द्रोणियों को अलग कर रही है, विभाजित कर रही है, सही है। ये ऊंचा जो भाग है यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों नदी द्रोणियों के अलग कर रही है, ऊंचा भाग। तो ये जो ऊंचा भाग है बीच वाला, इसको नदी द्रोणी बोला जाएगा, सॉरी जल विभाजक बोला जाएगा। क्या साथियों, जल विभाजक बोला जाएगा। भारत में 4 मुख्य जल विभाजक लिखेंगे। भारत में 4 मुख्य है जल विभाजक हैं। अब कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे, यानी जो इस तरीके से दो जल, जो दो नदी द्रोणी हैं उनको अलग करती हैं, ठीक है। 4 मुख्य ऐसे जल विभाजक है भारत में। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हिमालय पर्वतमाला है, सही है, हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद दूसरा हमारा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है। तीसरे पर फिर साथियों सतपुड़ा, सतपुड़ा में महादेव और मैकाल श्रेणी आपको बताया था, राजपीपला भी शामिल है। जल विभाजक की जहां पर बात होगी तो सतपुड़ा में मैकाल और महादेव श्रेणी की बात होगी, सही है, महादेव और मैकाल, ठीक है। सतपुड़ा जहां पर हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी तीसरे नंबर की। चौथी हम बात करें तो चौथी साथियों आएगी पश्चिमी घाट। कौन सी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। जल विभाजक किस प्रकार है, जैसे जैसे अरावली के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, अरावली पर्वत के बारे में। जो अरावली पर्वत है हमारा, ये सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विभाजित करता है, आपको बताया था। सिंधु और गंगा नदी तंत्र को विभाजित करता है, अलग अलग करता है। कौन, अरावली पर्वत, ठीक है, यानी सिंधु और गंगा नदी तंत्रों का जल विभाजक है।
उसी प्रकार अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की, इसी प्रकार ये किसको विभाजित करता है, क्योंकि जल विभाजक है। चार आपको बताएं भारत में चार मुख्य हैं, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी घाट। सतपुड़ा में महादेव और महाकाल की बात हो रही है। तो सतपुड़ा जो करता है, इसके उत्तर में नर्मदा, सही है ना, उत्तर में जो बहती है सब नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती, यानी कि नर्मदा ताप्ती या तापी इसको बोल देंगे, तापी। यानी जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा और तापी के बीच क्या जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का यहाँ पर कार्य करती है। तो जल विभाजक के बारे में आपको ठीक ढंग से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये मतलब दो नदी तंत्र के बीच की एक उच्च भूमि होती है, पर्वतीय पठार होता है जो उन्हें अलग बांट देती है, ठीक है। भारत में चार मुख्य हैं, आपको बता दिया गया है, ठीक है। जब नदी बहती है तो मैंने आपको बताया कि पैटर्न फॉलो करती है, ढाल के अनुसार बहती है, उच्चावच को फॉलो करती है, ठीक है। तो उसके बहने का जो पैटर्न है, उसके बहाव का, उसके प्रवाह का जो पैटर्न है, उससे भी शेप बनती है। उन्हें जियोमेट्रिक शेप बोला जाता है, ज्यामितिक आकृतियां उन्हें बोला जाता है। मैं आपको जी इमेज के माध्यम से समझाऊंगा कि नदियां जैसे बहती हैं तो अलग अलग उनके जियोमेट्रिक पैटर्न बनते हैं, सही है, अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न बोल देंगे, शेप बोल देंगे, सही है। ज्यामितिक अलग अलग आकृतियों का यहाँ पर निर्माण होता है उनकी बहने की दिशा के आधार पर, ठीक है, बहने के ढंग के आधार पर। जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वृक्षाकार दे रखा है, वृक्षाकार ये नदी के बहने के ढंग बता रखे हैं, जैसे वृक्षाकार बता रहा है। यानी कोई नदी है ऐसे, ठीक है, ठीक है, मेरे स्ट्रीम की नदी, फिर उसकी वहां से उसकी धारें निकली बहुत सारी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक पेड़ का रूप ले लेंगे इस तरीके से, मतलब पेड़ नहीं बन जाएंगे लेकिन पेड़ के सदृश आपको दिखेंगे। ये आपको वृक्ष की आकृति इसमें दिख रही है, ट्री, वृक्ष, ठीक है। ये एक नई तंत्र है पूरा। अगर हम सैटेलाइट इमेज की हिसाब से देखें या ऊपर से, सही है, जैसे बर्ड व्यू बोला जाता है, ठीक है, आकाशीय अगर दृश्य से देखें तो एक पेड़ की भांति दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, सही है। तो ये जब नदियाँ बहती हैं उनके बहाव की दिशा के हिसाब से अलग अलग पैटर्न, सही है, ज्यामितिक आकृतियाँ अलग अलग बनती हैं, उनको फिर नाम दे दिए जाते हैं, सही है। तो जैसे ये बन रहा है वृक्षाकार प्रतिरूप बन रहा है, सही है। तो इस प्रकार के जो पैटर्न बनते हैं नदियों के बहाव के अनुसार, उनको क्या बोला जाता है साथियों, उनको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप। तो बहुत सारे प्रतिरूप, जैसे ये वृक्षाकार प्रतिरूप है, ठीक है, ये जालीनुमा, ये अर्य प्रतिरूप है, समानांतर है, उप समानांतर है, सही है, आयताकार है, वलयाकार है, अक्षाकार है। इस तरीके से अलग अलग आकृति यहाँ पर बनती है नदी के बहाव के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे जो वृक्षाकार ज्यादातर जो हमारी आकृतियां बनती हैं वो दक्षिण की नदियां बनाती हैं। अधिकांशतः जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीप से मेरा मतलब दक्षिण की जो नदियां हैं, ध्यान रखेंगे जो प्रायद्वीपीय नदियां हमारी, पेनिनसुलर जो रिवर्स है हमारी, ठीक है, वो वृक्षाकार एक पेड़ की भांति प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। कहाँ की नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां, ध्यान रखेंगे। उसके आगे अगला जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आर्य। ये एक किसी पर्वत का पठार का केंद्र हो सकता है, ऊपरी भाग हो सकता है, और वहां से अलग अलग दिशाओं में नदियां ऊपर से बह रही हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना। मैं अगर बताऊं, ये कोई पर्वत है ऐसे, ये इसका टॉप है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्सा है। अब यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो जब हम इसका सैटेलाइट व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये हमको केंद्र में दिखेगा और चारों तरफ इससे नदियां बह रही हैं इस तरीके से। तो इसको बोला जाएगा अर्य प्रतिरूप। क्या बोला जाएगा? अर्य प्रतिरूप। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि हमने बताया था आपको, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में बीच में कौन सा है? अमरकंटक का पठार है, जहां से नर्मदा, सोन, महानदी जैसी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो अर्य प्रतिरूप को अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझाना हो तो ध्यान रखेंगे अमरकंटक का पठार। कहां का साथियों? अमरकंटक का पठार, जहां से कौन कौन सी नदियों की मैंने बात की अभी? नर्मदा की बात की, सोन की बात की, महानदी की बात की। नर्मदा, ये सोन और साथ ही महानदी, महानदी आदि नदियां अर्य प्रतिरूप को फॉलो करती हैं, सही है,
आदि नदियाँ, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है इनमें समानांतर। कौन सा साथियों? समानांतर, और ये समानांतर प्रतिरूप। इस तरीके से, यानी एक दूसरे के समानांतर नदियाँ जब बहती हैं। इसको उदाहरण के लिए आप यमुना की सहायक नदियों को देख सकते हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदियों को आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका स्केच एक खाका खींच कर दिखाऊंगा। अगर जैसे ये यमुना आ रही है मान लीजिए, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इस तरीके से आती हैं, सही है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सही है। तो एक दूसरे के समानांतर है, इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो समानांतर। तो अगर उदाहरण की बात आए तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, इस प्रतिरूप को फॉलो करती हैं, सही है। वहीं अगर चंबल, सही है, चंबल की सहायक नदियों को देखें तो यहाँ से जाती हैं। छिप्रा है, कौन सी है? छिप्रा है, छिप्रा है। काली सिंध है, काली सिंध है। इस तरीके से चंबल जा रही है, छिप्रा, काली सिंध, इस तरीके से, सही है। काली सिंध, छिप्रा, ये भी एक तरीके से समानांतर पैटर्न को फॉलो करती है इसी को, ठीक है। तो जहां समानांतर पैटर्न की बात है, एग्जांपल की बात है, तो यमुना नदी की सहायक नदियों को आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे भाई? हम अफवाह तंत्र की बात कर रहे थे। जल विभाजक हमने पढ़ा, जो अफवाह प्रतिरूप बनते हैं उनको हमने पढ़ा। अब जो भारत का अफवाह तंत्र है उसके विभाजन की बात आती है, ठीक है जी। भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके विभाजन की बात आती है। अफवाह तंत्र के विभाजन की, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, सही है। अफवाह तंत्र, इसके हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके विभाजन की। तो ध्यान रखेंगे, दो भागों में बांटा जाता है इसको। कितने भागों में? लिखेंगे भाई, दो भागों में बांटा जाता है अफवाह तंत्र को, भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से अभी दोनों भाग देखेंगे। सबसे पहला भाग है साथियों, जो पहला है वह हिमालयी अफवाह तंत्र। कौन सा साथी? हिमालयी अफवाह तंत्र, हिमालयी अफवाह तंत्र। दूसरा है साथी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, सही है। ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, सही है। इनमें भी अलग अलग नदियों का तंत्र है, उसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो हिमालयी अफवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है। अब इनमें अंतर क्या है, सही है, मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो एक तो सबसे पहले तो आप साफ साफ नाम से, शाब्दिक अर्थ से ही पता लगा सकते हैं कि भाई जो हिमालय का अफवाह तंत्र है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनका अफवाह तंत्र होगा। दूसरा है प्रायद्वीप अफवाह तंत्र, यानी जो प्रायद्वीप जो हमारा भारत है वहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं उनके अफवाह तंत्र की बात हो रही है, उनके ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनमें एक तो मेजर डिफरेंस यही है, इसके अलावा बहुत सारे अंतर हैं, तो उनको भी एक बार यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चीज़ें क्लियर करेंगे, आगे चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले अंतर लिखेंगे, ठीक है साथियों। मैं इसको साइड में कर देता हूँ और पहले हम अंतर लिख लेंगे। अंतर, अंतर, डिफरेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक तरफ हिमालयी नदियाँ, ठीक है साथियों, एक तरफ हिमालयी नदियाँ और दूसरी तरफ प्रायद्वीप नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, सही है। अब हम इसको बीच में से बांट देंगे, सही है। अब जो हिमालयी नदियाँ हैं उनके बारे में पहला फैक्ट लिखेंगे कि नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। अब पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है साथियों? ऐसी नदियाँ जो अपने प्रवाह मार्ग पर कायम रहती हैं, यानी जो उनका बहने का रास्ता है उसी को हमेशा छोड़ती नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। लाइक जैसे आप देखते हैं नीचे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होता रहता है, विवर्तनिक हलचल धरती के नीचे होती रहती है। मान लीजिए एक नदी बह रही है, सही ना, एक नदी ऐसे बह रही है और टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, विवर्तनिक हलचल की वजह से कोई इसके जहाँ से ये बह रही है उसमें कोई स्थान ऊंचा हो गया, विवर्तनिक हलचल की वजह से उसका उत्थान हो गया,
पर्वत बन सकता है, पठार बन सकता है, ऊंचा हो जाएगा, मतलब उत्थान की बात चल रही है। तो ये नदी ऐसा नहीं कि इस रास्ते को छोड़ देगी, जो उसका प्रवाह मार्ग है, जिस वे से वो फ्लो कर रही है, उसको छोड़ेगी नहीं। इसी पठार को काटते हुए, गर्त बनाते हुए, गॉर्ज बनाते हुए, महाखड्ड का निर्माण करते हुए, इसको काटते हुए, क्योंकि हिमालय नदियों को पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, लंबी दूरियां तय करने वाली नदी होती हैं, तो अपर्दनीय ज़्यादा करने की क्षमता रखती हैं, तो इसी को काटते हुए, गॉर्ज का निर्माण करते हुए निकल जाएगी। सही है, यानी ये अपने प्रवाह मार्ग को छोड़ती नहीं है। सही है, देखेंगे विवर्तनिक, मैं आपको पूर्ववर्ती का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विवर्तनिक उत्थान के बावजूद, विवर्तनिक उत्थान के बावजूद अपने मार्ग पर कायम। सही है, अपने प्रवाह मार्ग पर कायम। कौन सी नदियां? हिमालय नदियां। वहीं इसके ठीक विपरीत है प्रायद्वीपीय नदियों की बात। लिखेंगे नदियां परवर्ती हैं, परवर्ती हैं। परवर्ती का अर्थ हुआ साथियों, बताया था आपको कि ढाल के अनुसार बहने वाली नदियां होती हैं। कहाँ की नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। तो लिखेंगे ढाल के अनुरूप बहने वाली, ढाल के अनुरूप बहने वाली। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, हिमालयी नदियां बारहमासी बहती हैं। क्यों? क्योंकि इनको दो तरीकों से पानी मिलता है भाई। एक तो बर्फ पिघलती है तो उससे पानी मिल रहा है, दूसरा जो बारिश होती है उससे ही पानी मिल रहा है। आप जानते हैं गर्मियों में बर्फ पिघलती है उससे पानी मिलता है, फिर आता है मानसून का सीजन, वर्षा ऋतु आ जाती है, फिर वहां वर्षा से पानी मिलता है। तो दो यहाँ पर दो तरीकों से इसको पानी मिलता है, इससे यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें सदा नीरा बोला जाता है, सदा बहने वाली नदियां या बारहमासी। सही है, तो हिमालयी नदियों में एक और फैक्ट अगर लिखेंगे कि ये बारहमासी हैं, बारहमासी, ये सदा नीरा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं मौसमी है। सही है, बारिश पर निर्भर है, पूर्णतः बारिश पर निर्भर है। सही है, इसलिए इनमें पानी की मात्रा कम होगी। क्या लिखेंगे भाई? मौसमी है, मौसमी है, मौसमी नदियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि वर्षा पर निर्भर है साथियों। सही है, आगे जो हिमालय नदियां हैं, चूंकि पानी की मात्रा ज्यादा है तो लंबे रास्ते तय करती हैं, क्योंकि पानी का तेज बहाव होता है, तो बीच में जो उनके भी जो भी डिस्टरबेंस करेगा, उच्चावच करे, या जो भी बीच में अवरोध आएगा, उसको बाधा आएगी, उसको खत्म कर देगी, तेज बहाव होगा तो उससे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इस पे लिखेंगे आप आगे कि लंबी दूरियां तय करती हैं, हिमालयी नदियां लंबी दूरियां तय करती हैं, तय करती हैं। वहीं दूसरी तरफ नदियां कम दूरी तय करती हैं। सही है, कम दूरी तय करती हैं। अगर जो मेजर रिवर्स हैं प्रायद्वीप के, हमारे जो मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीप की दक्षिण की, जैसे कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, इनको छोड़ दे, ज्यादातर नदियां यहाँ पर कम दूरी तय करने वाली हैं। ठीक है, इसके आगे अगला पॉइंट डिफरेंस में, ये एक और डिफरेंस हो सकता है कि भी इनका जो बेसिन है, जो इनका अफवाह क्षेत्र है, जो इनका जलग्रहण क्षेत्र है, वो अधिक है, बहुत विशाल है, विस्तार उसका ज़्यादा है। किसका? हिमालय नदियों का। वहीं जो प्रायद्वीप नदियां हैं, उनका जलग्रहण क्षेत्र या बेसिन या अफवाह तंत्र, जो हमारी अफवाह द्रोणी है, वो बहुत छोटी है, कम है, इससे छोटी है, हिमालय नदियों के मुकाबले छोटी है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र या बेसिन का विस्तार अधिक है, विस्तार अधिक है। वहीं दूसरी तरफ लिखेंगे प्रायद्वीप नदियों में कि जल ग्रहण क्षेत्र, यहाँ पर जो बात पॉजिटिव वे में, वो ठीक प्रायद्वीप नदियों में नेगेटिव वे में बोली गई है। ठीक है, इसका ठीक ये यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो जल ग्रहण क्षेत्र लिखेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन, इसको बोल देंगे बेसिन, नदी बेसिन, रिवर बेसिन।
का विस्तार कम होता है, का विस्तार कम होता है। सही है। तो यहाँ पर जो मेजर मेजर डिफरेंसेस थे हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच, वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं यहाँ पर। तो अब हम दो भागों में यहाँ पर बांट रहे थे, हिमालयी अफातंत्र में, प्रायद्वीपीय अफातंत्र में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी अफातंत्र को, ठीक है साथियों। किसको पढ़ने वाले हैं हम? हिमालयी अफातंत्र को देखेंगे भाई। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। यह मुख्यतः जो हिमालय है उसी पर निर्भर है, वहीं से जो नदी निकलती है उनसे ही निर्मित होता है हिमालयी अफातंत्र। सही है। ध्यान रखेंगे इसमें इसे 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। इसे 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। कौन से 3 मुख्य नदी तंत्र यहां पर बात करेंगे? सही है। तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य नदी तंत्र साथियों वो है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा साथियों? सिंधु नदी तंत्र, हिमालय नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। सही है, सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद दूसरा आता है साथियों गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का अर्थ तो आप समझ गए ना, कि वे एक मेजर रिवर होगी, जो मेन रिवर होगी, और उसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलेंगी, इससे एक पूरा जाल बनेगा, तंत्र बनेगा, उसको बोलेंगे हम नदी तंत्र, ठीक है ना, रिवर सिस्टम उसको बोला जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा साथियों? सिंधु नदी तंत्र को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। अब सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन सी साथियों? जैसा इसके नाम से आपको दिख रहा होगा वो सिंधु नदी है। अंग्रेजी में इसको बोल देंगे इंडस रिवर, सिंधु। मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है साथियों? तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। सही है। एक बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, बोखरचू ग्लेशियर से। यहाँ पर आप देखेंगे ये चाइना, ये मतलब चाइना दिखा रखा है, तिब्बत ये मतलब तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पर है बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ से सिंधु रिवर निकलती है। सही है। अंग्रेजी में इसको इंडस है, इंडस रिवर ये। तो यहाँ से ये तिब्बत से होकर फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में जाती है, और अंत में आगे कहाँ पर गिर जाती है, कहाँ पर विसर्जित होती है साथियों? अरब सागर में। तो उद्गम कहाँ पर है? अगर हम इसके उद्गम की बात करें साथियों, तो उद्गम में ना कहाँ होता है आपको अभी? बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है ना, उद्गम, इसके हम उद्गम की बात कर रहे हैं। उद्गम, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो लिखेंगे बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास में है, तिब्बत में। सही है। और कैलाश पर्वत का हिस्सा है, इसका साथियों कैलाश पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास के निकट। सही है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, सही है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, कुल लंबाई की बात कर लें, कुल इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें, कुल लंबाई, तो साथियों ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ भारत में बहती है,
इसलिए हम पढ़ रहे हैं नहीं। ये तिब्बत से इसका उद्गम हुआ, सही है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में, यानी ये 3 देशों में बह रही है, 3 देशों में, सही है। तो कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3180 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। लगभग लगभग में कहीं आपको ये 3200 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसे सोर्स हैं भाई कि इसको 2880 भी मैंने देखा है, ठीक है, लेकिन आप 3180 इसको मानेंगे, सही है, 3180 किलोमीटर। लेकिन भारत में ये कुल 1114 किलोमीटर बहती है। कितनी साथियों? 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। भारत में प्रवेश करती है ये लेह में। कहाँ? लेह से लेह से, सही है। अगर मैं आपको मैप के यहाँ पर इसका मैप दिखाऊं पूरा इंडस रिवर सिस्टम का, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये लद्दाख ही तो है, तो यहाँ पर जो है ये लेह है, यहाँ पर लेह इसके ऊपर, यानी इसके उत्तर में इसके में लेह है, सही है। तो लेह से भारत में प्रवेश करती है। लेह आप जानते हैं भारत का सबसे शुष्क स्थान है, भारत का सबसे शुष्क स्थान, और इसके उत्तर में पड़ता है किसके? सिंधु नदी के, सही है। जब हम पार हिमालय पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंधु नदी है जब लद्दाख श्रेणी से गुजर के जाती है तो वहाँ बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है ना। लिखेंगे लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को काटकर गुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज आपको बताया था महाखंड होते हैं, निर्माण करती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सही है ना। तो लद्दाख श्रेणी को काटकर ये बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है और लेह से भारत में प्रवेश करती है। कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर और भारत में इसकी 1114 किलोमीटर कुल लेंथ है, ठीक है। अब इसके आगे हम सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सही है ना, क्योंकि नई तंत्र में सिंधु नदी थोड़ी है, ये तो मुख्य नदी है, इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो मेजर इसकी सहायक नदियां हैं वो पंचनद के नाम से मशहूर है, आप जानते हैं, शतुली, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम के नाम से, लेकिन अन्य भी सहायक नदियां हैं, सही है ना। तो पहले जो अन्य सहायक नदियां उनको जान लेंगे। अन्य सहायक नदियां किसकी बात चल रही है यहाँ पर? किसकी सहायक नदियों की? सिंधु की, सही है। तो देखेंगे अभी जास्कर है, श्योक है, श्योक, द्रास है, शिगार है, ये शिगार है, गलवान है, नुब्रा है और गिलगिट, 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 सही है, गिलगिट आदि। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3 देशों में बहती है, सही है। भारत में सिंधु के नाम से मशहूर, अंग्रेजी में इंडस बोला जाता है। तिब्बत से इसका उद्गम है, कहाँ से? तिब्बत से, जैसा कि बताया। तो तिब्बत में इसको सिंधु नहीं बोला जाता है, तिब्बत में इसका नाम है शिंगी खम्बान। क्या है साथियों? शिंगी खम्बान, खम्बान। यहीं पर इसको ऐड कर लेंगे, तिब्बती नाम, तिब्बती नाम, तिब्बती नाम क्या साथी है इसका? शिंगी, शिंगी खम्बान। इसका अर्थ होता है शेर का मुंह, मतलब शेर का मुंह, माउथ ऑफ द लाइन, इसलिए इसको सिंह मुख भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंह मुख, शेर का मुंह। तो तिब्बती इसका नाम जो है वो साथियों शिंगी खम्बान। अब अन्य सहायक नदियों की बात कर ली हमने यहाँ पर, तो श्योक है, शिगार है, गिलगित है, नुब्रा है, सही है, शिगार है, गिलगिट है और द्रास है, गलवान है। अब जो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं, सही है, मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं, मुख्य
सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां, वो पंचनद के नाम से मशहूर है। किसके साथ? ये पंचनद के नाम से, यानी 5 नदियों का जो समूह है, नाम से प्रसिद्ध। पंचनद के नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है वो लिख लेंगे एक बार। सतलुज, सही है, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब या चेनाब, और सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। यहां पर हम ध्यान रखेंगे। अब जहां से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का, बोखरचू ग्लेशियर से, उसके ठीक नीचे एक झील है राकसताल झील, तिब्बत में ही, सही है, इंडिकेट करूंगा। यहां पर आपको बताया, क्या बताया, बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल रही है, इसके ठीक नीचे यहां पर राकसताल झील। कौन सी? राकसताल झील, राकसताल, राकसताल लेक, तिब्बत में ही, सही है, यहीं पर तिब्बत में ही। यहां से निकलती है हमारी सतलुज। ये साथियों, कौन सी? हमारी सतलुज नदी निकलती, ध्यान रखेंगे। तो सतलुज का जो उद्गम है, सही है, सतलुज के हम उद्गम की बात कर रहे हैं, तो ये तिब्बत से, और तिब्बत में कहा? राकसताल झील, राकसताल झील से इसका उद्गम है सतलुज का, ठीक है। आगे है व्यास और रावी। व्यास और रावी दोनों ही ये, ध्यान रखेंगे, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से दोनों ही। अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको मैप पर, यहां देखिए आप, व्यास नदी, यहां पर रोहतांग दर्रा है, सही है, रोहतांग दर्रा, यहीं से हमारे क्या निकल रही है? रावी, यहीं से व्यास, सही है। और व्यास आप देख पा रहे हैं, व्यास आकर सतलुज में मिल जाती है, व्यास आकर कहाँ मिल जाती है जी? सतलुज में मिल जाती है। तो व्यास और जो रावी हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? रोहतांग दर्रे के पास से ही दोनों निकल रही हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, व्यास जो, इसको व्यास कुंड के माध्यम से भी इसका उद्गम मान सकते हैं, क्या लिख देंगे? व्यास कुंड से, व्यास कुंड से, व्यास की हम बात करेंगे, सही है। आगे हम चिनाब की बात करें, तो चिनाब जो है ये बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। कौन से दर्रे के पास से साथियों? बारालाचा दर्रे के पास से, बारालाचा दर्रे के पास से। अब जो बारालाचा दर्रा है, ठीक है, यहां पर इसको साइड कर दूंगा समझाने के लिए। जो बारालाचा दर्रा है कहां पर है? एचपी में, हिमाचल, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां पर शुरुआत में चिनाब नदी नहीं होती है, ये 2 धाराएं होती है, चंद्रा, सही, चंद्रा और भागा, जो मिलकर हो जाती है चंद्रभागा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है साथियों चंद्रभागा। जो 2 धाराएं होती हैं, चंद्रा और भागा, मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं, और वही बाद में क्या बन जाती है? चिनाब बन जाती है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोला जाता है? चिनाब को हिमाचल में क्या बोला जाता है? चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी, सही है। इसके बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सही है। कितनी है भी इसकी लेंथ? ध्यान रखेंगे, 960 किलोमीटर। चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, ध्यान रखेंगे। उसके आगे हमने देखा झेलम। झेलम के बारे में अगर बात करें हम, झेलम को यहाँ से मिटा दूंगा, सही है, झेलम को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। झेलम, यहाँ पर देखेंगे झेलम। झेलम जो नदी है साथियों,
ये जम्मू कश्मीर से निकलती है बैरीनाग झील से। कहाँ से? बैरीनाग झील से इसका उद्गम है, ध्यान रखेंगे। उद्गम बैरीनाग झील से है, लिखेंगे उद्गम बैरीनाग झील से है, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील से है। बैरीनाग झील कहाँ पर है? ये J&K में। साथ ही ये वुलर झील से भी निकलती है, मतलब वुलर झील से उद्गम तो इसका बैरीनाग झील से ही है, लेकिन रास्ते में इसके वुलर झील पड़ती है। जैसे ही रास्ते में जाती है, जैसे यहाँ पर ये बैरीनाग झील है, सही है, तो रास्ते में फिर यहाँ वुलर झील पड़ जाती है, तो इससे होते हुए ये अपना रास्ता निकालती है, ऐसे इसमें होते हुए बहती है। तो उद्गम की बात आएगी तो बैरीनाग झील, लेकिन हाँ ये वुलर झील से भी होकर गुजरती है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना इस बात में। मैप के माध्यम से एक बार और समझा दूंगा आपको, देखेंगे भाई। आपका झेलम, सही है, तो ये यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर में बैरीनाग, बैरीनाग, सही है। फिर ये यहाँ गुजरेगी तो यहीं पर आ जाएगी वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील, तो इससे भी ये होकर गुजरेगी। तो ये रास्ते में पड़ती है वुलर झील, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। बैरीनाग झील से उद्गम और वुलर झील से होकर गुजरती है, ठीक है, सही है। तो वुलर झील से भी गुजरती है, वुलर झील से भी गुजरती है क्योंकि रास्ते में पड़ती है, से भी गुजरती है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भारत में? भी वुलर झील है। कौन सी वुलर झील? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। अब एक और फैक्ट, अगला जो फैक्ट है एक और लिख लेंगे कि जहां पर सतलुज और ब्यास, सतलुज और ब्यास नदियां जहां पर मिलती हैं, सतलुज और ब्यास नदी जहां पर मिलती हैं, सही है, वहां पर हरि के बैराज है। क्या है साथियों? हरि के बैराज, सही है, हरि के बैराज। सतलुज, एक कलर दिख रहा है ठीक? हाँ दिख रहा है, सतलुज, सही है। सतलुज और ब्यास, जहां पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, वहां पर है हरि के बैराज, हरि के बैराज, ध्यान रखेंगे। और इसी हरि के बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी साथियों? इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर के माध्यम से भी जाना जाता है, सही है, जो राजस्थान की जीवन रेखा के तौर पर मौजूद है, इंदिरा गांधी नहर। तो साथियों सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जितने भी, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे, वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, ठीक है। उसकी सहायक नदियों के बारे में, जो मेन सिंधु रिवर है उसके बारे में भी। तो सिंधु नदी तंत्र जो हमारा आज कंप्लीट होता है यहीं पर, सही है, यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगली क्लासेस में हम गंगा नदी तंत्र को और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक साथ पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।